नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी स्माइल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हमने कल तक जो बात की थी वो प्राचीन इतिहास के बारे में टॉक की थी। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री और उसके सोर्सेस के बारे में डिस्कस किए थे कि कौन से सोर्सेस हमारे और प्राचीन इतिहास को बनाते हैं और वो हमारे कौन से कितने इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, देन ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में हमने डिस्कस किया था कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिला। प्री हिस्ट्री में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला गाइस, ना ही हम लिख पाए और ना ही हम पढ़ पाए। कुडंट रीड एंड कुडंट राइट। ठीक है, किसमें? प्री हिस्ट्री में, प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में बांटा था: निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, लोअर मेसोलिथिक और नीलोथिक एज में। और उसके बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया था, सारी विशेषताएं जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने कल डिस्कस किया था कि निम्न और मध्य और नवपाषाण काल में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा, सभी परीक्षाओं के लिए रहेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो यहाँ से ना फंसेगा। इस याद रखना, मैंने कोई कोई शो ऑफ वाला वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि ये नहीं कि आप कमेंट करना, ये करना आपकी मर्जी है। आप अपने हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अच्छी तरह से आपको लगे कि हाँ शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मेरा काम है कि एक वीडियो आपको डेली मिल जाया करेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऑफलाइन क्लासेस हैं तो मेरे पास खुद टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो बनाऊं। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं तब मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं मुख्य पॉइंट बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता पर, जो हमारे मुख्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट टॉक करेंगे इसके बारे में। एक्स्ट्रा बातें करने का मतलब कोई बात ही नहीं है कि मैं आपसे काफ़ी बातें करूँ, इधर उधर की बातें करने से मतलब बेकार है। सिर्फ हम फोकस करें किस पर? अपने टॉपिक पर। ठीक है गाइस, तो हम शुरुआत कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बाय मैप के थ्रू हम डिस्कस कर लेते सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोजना पड़ा? पूरे इतिहासकार यहाँ पर लग चुके थे। ईमानदारी और बेईमानी जो भी था वो यहाँ देखने को मिल रही थी कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत था कि मुझे खोज करनी है, मुझे खोज करनी है। कई ब्रिटिशर्स, कई अफगानी लोग, कई यूरोपियन लोग, कई हमारे एशिया, मध्य एशिया, साउथ एशिया, सारे के सारे लोग कंपटीशन में लग गए कि ये इलाका मैंने खोजा है, मैंने देखा है। मतलब बहुत बड़ा बवाल हो गया था, क्योंकि दुनिया की पहली एक वेल डेवलप्ड, वेल मेंटेन सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता थी गाइस। ठीक है, वो हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं। जैसे इंडिया का मैप है ये, और इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया। ये जो एरिया है इस समय, ठीक है, ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है गाइस, और पाकिस्तान में एक पॉइंट है यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको गाइस, ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदाड़ो है। ये H फॉर हड़प्पा है और ये M फॉर मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला हमने नाम रखा हड़प्पा सभ्यता के नाम पर। ठीक है, इस तरह से ये ट्रायंगल के रूप में हमारे उसमें इंडिया में अस्तित्व में आई गाइस। ठीक है, कई लोगों का इसमें मतभेद भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज तो लिया गया है, लेकिन कई बार इस पे विक्टिज्म हुआ, कंट्रोवर्सी भी हुआ कि सिंधु घाटी को हम क्यों माने, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं। किसके? गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। ठीक है, मोर साइट फाउंड एट गुजरात गाइस। काफी क्वेश्चन मेरे स्पीक से भी आ सकते हैं, मैं लिख दूंगा सारे पॉइंट। थोड़ा आप समझेंगे तो और बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप पीसीएस मेंस में देखेंगे उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए गाइस ओके, ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से आपको करना है। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो गुजरात वाले भी कहने लगे कि भाई साहब हमारे यहाँ पे तो कौन सी नदी है? नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है, तो हम क्यों उसको सिंधु घाटी कहें? ठीक है, पॉइंट है ना, बात है बात बच्चों। ठीक है, बाद में फिर यहाँ आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे तो
हिंडन नदी है, तो हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों माने? बहुत बड़ा विवाद हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, याद रखना, ठीक है गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़ा विवाद हो चुका था। ऊपर जम्मू कश्मीर में मांडा, मांडा एक प्लेस है, और मांडा जो है वो आपकी एक नदी है चिनाब। तो वो एक्चुअली चिनाब तो हमारी सिंधु घाटी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो तो चलो चलता है कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है। लेकिन कई एरिया ऐसे थे जहां पर डिफाइन करना मुश्किल हो रहा था, एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, ठीक है। इसलिए कुछ विद्वानों ने अलग अलग मत माना था। उन्होंने कहा हम तो सभ्यता को नहीं मानते, तो हम सभ्यता का पहले जो नगर डिस्कवर हुआ है उसी के नाम पर क्या रखो, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो पहला नगर डिस्कवर हुआ था हड़प्पा, याद रखना, मैं बेसिक पॉइंट मैंने स्पीक कर दिए हैं। तो पहला नगर अस्तित्व में आया हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता रख दी गई सिंधु घाटी सभ्यता का। जो नया नाम हुआ गाइस वो कौन सा हुआ? हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन नगर अस्तित्व में आया, कंट्रोवर्सी में आया, ठीक है। मतलब विवाद हो गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक फैल चुकी थी महाराष्ट्र तक, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता आ चुकी थी, गुजरात महाराष्ट्र तक आ चुकी थी, तो वहां के लोगों ने इसको माना नहीं। इसलिए कई विद्वानों को मत था, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हमारे जॉन मार्शल ने की थी, मतलब ब्रिटिशर्स थे उस जमाने में, ठीक है। 1921 में जॉन मार्शल ने इसकी खोज की गाइस, ओके। 1921 में जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। और इसमें कई सारे खोजकर्ता हैं, यहाँ पर लिखी थी सिंधु सभ्यता, सिर्फ सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने गाइस, ठीक है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ओके गाइस। और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज हुई गाइस रफीक अहमद ने खोज की थी। इसकी खोज की रफीक अहमद ने, ओके, अहमद ने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता दूं बैकग्राउंड, और कई सारे क्वेश्चन यहाँ में हमारे पूछे जाएंगे। और हड़प्पा सभ्यता जो विभिन्न मत थे, थर्ड पॉइंट, ये पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आ जाएगा विभिन्न इतिहासकार, विभिन्न इतिहासकारों के मतानुसार, विभिन्न इतिहासकारों के मतानुसार जो सभ्यता हुई वो माना गया कि हम स्पेशल किसी एक के बिहाफ पे नहीं, हम तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर पहले खोजा गया उसको मानेंगे, तो रखा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता भी अन्य नाम से जानी जाती है, याद रखना, पूछा जाता है इसका अन्य नाम का पड़ा हड़प्पा सभ्यता, इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता बोला गया था कई इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हमने थोड़ा ही बात की थी, और इसके और हम बात कर लेते हैं कि 1921 से पहले सबसे पहले इसको किसने देखा था? तो याद रखना 1826 में, 1826 में चार्ल्स मेल्सन ने इसको देखा, फर्स्ट टाइम सीन किया था गाइस चार्ल्स मेल्सन ने। क्यों? क्योंकि रेलवे ट्रैक बिछा जा रहा था और वहाँ सर्वे हुआ था। चार्ल्स मेल्सन जो है यहाँ सर्वे करने आए थे इंडिया के अंदर। जब सर्वे करने आए तो उन्होंने देखा कि एक बड़े स्टेट के अंदर और उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर शहर के अंदर, नगर के अंदर बहुत बड़ा एक दुनिया छुपी हुई है। इन्होंने सिर्फ देख के छोड़ दिया, इतना माइनिंग नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने सबसे पहले देखा, याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं सबसे पहले किसने देखा। सबसे पहले देखा मतलब माइनिंग और डिस्कवरी नहीं कर पाए, सिर्फ देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया और वो आगे के लिए बढ़ गए, ठीक है। और 1853 में 1853 से 60 के बीच में बर्टन बंधु विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, विलियम बर्टन और जॉन्स बर्टन गाइस, ओके। वो बर्तन नहीं है, बर्टन है, ओके। ये एक्चुअली क्या है, ये सब आपके ब्रिटिश और यूरोपीय लोग हैं जिनके नाम रखे गए हैं, तो हम इनको बर्टन बंधु भी कहते हैं, बर्टन ब्रदर्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बर्टन ब्रदर्स गाइस,
ओके। बर्टन ब्रो बोल सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया। आपको पता है 1853 में ही एक पहली रेलगाड़ी बनती है, मुंबई से ठाणे तक चलती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुआ था सारा काम, ठीक है। तो यहीं पर विलियम बर्टन और जॉन्स बर्टन ने यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाया रेलवे ट्रैक बिछाया, और वहां से रेलवे ट्रैक बिछाते, जब बिछाने का काम चल रहा था, तो वहां जो लेबर से मिली, मजदूरों से क्या मिली, ब्रिक्स मिली, ईंटें मिली, यहाँ से ईंटें मिली। उनको लगा कि ईंटें कहाँ से आ रही है, तो ईंटें एक नगर से, मतलब उसका उत्खनन धीरे धीरे मिट्टी खिसकती जा रही थी, तो ईंटें वहां से निकल रही थी। इसका अर्थ क्या है गाइस, कि वहां पर एक बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ी दुनिया बसी हुई थी, ठीक है। जैसे हाल ही में हम लोग जहाँ रुके हुए हैं, या आप जहाँ हो, तो वहाँ अगर उत्खनन किया जाए, गड्ढा किया जाए, तो कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि दुनिया खात्मा हुई, फिर दुनिया दोबारा बसी। ऐसे ही होगा, दुनिया फिर उजड़ेगी, फिर बसेगी, फिर उजड़ेगी, फिर बसेगी, चलता रहेगा। एक साइकिल है, जीवन चक्र है। डेथ इज सो फाइनल, मौत तो निश्चित है गाइस, ठीक है। तो जैसे ही होता है, दुनिया नष्ट हुई, फिर दोबारा क्या हुआ, माइनिंग हुई, डिस्कवरी हुई, दुनिया पर अस्तित्व में आई गाइस। तो धीरे धीरे हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं, इस तरह से कनेक्टिविटी होकर पढ़िए, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। मैं यहाँ किसी प्रकार का रट्टाफिकेशन या कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा कि आपको रटना है, समझना है कि हम पहली दुनिया में क्या थे, ये दुनिया कैसी थी, हम लोग वहाँ क्या करते थे, क्या खाते थे, और आज का इंसान क्या हो गया है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो ये कोशिश करना आप लोग। तो 1853 और 63 में रेलवे ट्रैक बिछाया जाता, ईंटें हमें यहाँ से मिलती चलेगी, तो ईंटों को लेते रहे, और ईंटों को लेते लेते हमने रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू यहाँ से कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर लास्ट में 1921 में कौन आते हैं, जॉन मार्शल। अब देखिए, अब आए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने खोज करी सिंधु सभ्यता की, जो मैंने पहले आपको बताया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अलग ने की गाइस, वो है रफीक अहमद, ठीक है। और फिर विभिन्न इतिहासकारों ने कहा कि हम ना सिंधु घाटी सभ्यता मानेंगे ना सिंधु सभ्यता, हम तो बस ये मानेंगे सबसे पहले कौन सा नगर डिस्कवर हुआ, तो वो हुआ हड़प्पा सभ्यता गाइस। कौन सा हुआ, हड़प्पा सभ्यता हुआ। तो उस चीज को हमने माना कई हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग, ओके। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन माना गया था, ओके। यहाँ तक क्लियर है। ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट बनाऊंगा, लेकिन जो वीडियो बनेगा वो आपके काम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखना, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके गाइस, ठीक है। ध्यान से आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, एक ट्राइंगल शेप में है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का शेप कैसा है, साइज कहता है, आकृति कैसी है, तो गाइस तो आप लिख सकते हैं त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, मतलब ट्राइंगल शेप है। मैं ज़्यादा इंग्लिश हिंदी लिखूंगा, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, इतना मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा मेंटेन उतार सकता हूँ, ठीक है। कोशिश करें, अगर मैं डबल डबल लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं स्पीक कर दिया करूँगा, कोई इशू नहीं है। त्रिभुजाकार ट्राइंगल शेप है, ठीक है। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। ट्राइंगल शेप में आपको पता है उत्तरी बिंदु कौन सा है, यहाँ पूछा जाता है। ट्राइंगल में जैसे ये है, इस तरह से मैंने यहाँ बना दिया है, ये स्केच बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा प्लेस है गाइस, मांडा। यह है आलमगीरपुर गाइस, आलमगीरपुर। और यहाँ पर आपका सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, याद रखना, ठीक है। ट्राइंगल शेप में अगर हम ये लाइन बात करेंगे वाली, तो यहाँ पे आपका एक देमावार पड़ता है, ठीक है। ये नॉर्थ पॉइंट है, ये ईस्ट पॉइंट है, पूर्वी बिंदु पूछा जाता है ये ईस्ट पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का ईस्ट पॉइंट कौन सा है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। सॉरी, नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, ये नॉर्थ पॉइंट है, ये ईस्ट पॉइंट है, ये वेस्ट पॉइंट है, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का गाइस, ठीक है। लेकिन पूछा जाए साउथ पॉइंट कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप साउथ बताएंगे दैमाबाद गाइस। कौन सा है, दैमाबाद, ये साउथ पॉइंट है, दैमाबाद ये साउथ पॉइंट है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो कॉर्नर हैं, जो नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और ईस्टर्न पॉइंट हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। वीडियो देख भी रहा होगा, जूम करके देख लेना, अगर ना देखे तो आराम से दिख जाएगा। मैं काफ़ी बड़ा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े बड़े लेटर्स में, ताकि आपको आपके लिए हेल्प हो जाए, ठीक है। तो याद रखना, इसका जब उत्खनन हुआ था, डिस्कवरी जब हुई थी गाइस, इसकी जो खोज हुई थी, तो उस समय 12,99,000
किलोमीटर का एरिया था। 12,99,000 किलोमीटर का एरिया खोजा गया था। लेकिन अब हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कितना एरिया खोजा गया है, तो वर्तमान में गाइस खोजा गया है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया खोज लिया गया है। पहले 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर का था, लेकिन वर्तमान में 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया डिस्कवर है हमारे पास, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पास। ठीक है ना, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम साइट कहाँ पर है, अधिकांश साइट कहाँ पर है, अधिकांश स्थल वो है आपके गुजरात में गाइस। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि गुजरात में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। कहाँ पर गाइस, गुजरात में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाए गए हैं, याद रखना। गुजरात के बाद पाए जाते हैं महाराष्ट्र में गाइस। ठीक है, ये सीक्वेंस है। फिर राजस्थान में, देन उत्तर प्रदेश में। ये आपके सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल वाले प्लेस हैं, मतलब एक स्टेट है जहां पर मैक्सिमम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, स्थल के बारे में हम डिफरेंट बात करेंगे कि कौन से स्थल कहाँ कहाँ पाए गए और क्या क्या उनमें पाया गया और उन साइट्स की खोज किसने की थी, याद रखना है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें अधिकांश स्थल गुजरात महाराष्ट्र से। लेकिन वैसे देखा जाए कि इंडिया में कितने स्थल हैं गाइस, तो इंडिया में जो स्थल हैं लगभग 925 स्थल इंडिया में है, और पाकिस्तान में गाइस 475 स्थल, मतलब साइट कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। जब 1947 में पाकिस्तान हमसे आज़ाद हो जाता है तो कुछ साइट कहाँ चली जाती है हमारे पाकिस्तान में, और मैक्सिमम साइट कहाँ रह जाती है, हिंदुस्तान के अंदर। ओके गाइस, लेकिन अफगानिस्तान में 2 साइट रहती है, मुंडीगाक और शोरतुगई गाइस, याद रखना। ठीक है, मुंडीगाक और शोरतुगई कहाँ पर रहती है गाइस, अफगानिस्तान में, याद रखना। मैं अफगानिस्तान लिख देता हूँ। अफगानिस्तान में मुंडीगाक, मुंडीगाक और दूसरी शोरतुगई, शोरतुगई। ये अफगानिस्तान में क्या है, 2 प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता के। शोरतुगई से ही नहर के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले कैनल, कैनल के साक्ष्य मतलब नहर, जो हम लोग आजकल नहर बन जाती है नदियों से कटकर, नदियों से कटकर झीलें बन जाती हैं, तो सबसे पहले शोरतुगई से ही नहर के साक्ष्य मिलते हैं। कैनल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, शोरतुगई से, अफगानिस्तान से गाइस। ओके, तो ये याद रखना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मतलब साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अब सिंधु घाटी सभ्यता में इतने सारे हमने पॉइंट देखे, वो भी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। अब यहाँ बात कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी गाइस। मैंने बताया था प्रागैतिहासिक हमने कल मतलब यस्टरडे डिस्कस किया था। देन आज जो डिस्कस हो रहा है वो आद्य ऐतिहासिक हो रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था आद्य ऐतिहासिक कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये किसका पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री का गाइस। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है ये। ओके, आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य का मतलब हो गया कि आधे स्रोत यहाँ पाए जाते हैं, लिखने के साक्ष्य यहाँ मिल गए लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, नॉट डेसिफाइड, बट वहाँ पर जो राइटिंग के एविडेंस है वो हमको यहाँ पर मिलते हैं, मतलब लिखित के साक्ष्य हमको यहाँ मिलते हैं। ठीक है, लिखने के साक्ष्य मिले यहाँ पर, मतलब लिखने के मतलब राइटिंग के साक्ष्य मिल गए बट नॉट रीड, हम रीड नहीं कर पाए, सिर्फ लिखने के साक्ष्य मिले, रीड नहीं कर पाए, इसलिए आद्य ऐतिहासिक। ऐसे याद रखना, आद्य मतलब आधी मिल गई। प्रागैतिहासिक में तो कुछ नहीं मिला था, न लिख पाए और न ही आपके पढ़ पाए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आधी मिल गई। आद्य ऐतिहासिक काल का है तो आधी मिले, लिख पाए लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। याद रखना, कॉपी कर लिया था, जैसा लिखा था वैसे हमने उतार लिया था। तो वो दुनिया हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आज भी नहीं पढ़ी गई है गाइस। पता नहीं वो इंसान कौन सा होगा जो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा, उसके बाद वो पढ़ेगा और आगे नोट करेगा, आगे बताएगा कैसे क्या है। ठीक है, याद रखना है। अब जो लिखने के साक्ष्य हैं, लिखने के जो साक्ष्य मिले मिले ना, राइटिंग के साक्ष्य मिले हैं, और राइटिंग के जो साक्ष्य मिले हैं वहां पर हम बात करते हैं राइटिंग किस प्रकार की थी। एक स्क्रिप्ट थी ब्रिस्टोफेलन गाइस। कौन सी स्क्रिप्ट थी, ब्रिस्टोफेलन। तो याद रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो राइटिंग के लिखित साक्ष्य मिले थे, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिले थे वो मिले थे आपके ब्रिस्टोफेलन लिपि, ब्रिस्टोफेलन लिपि। याद रखना कैसे लिखी जाती थी, इस तरह से, ये ब्रिस्टोफेलन लिपि है गाइस। ठीक है, याद रखना ब्रिस्टोफेलन लिपि किस टाइप की है,
कि हम लेफ्ट से राइट करते हैं, लेफ्ट से राइट। कई बार पूछा जाता है कि वहाँ कौन सी लिपि थी, तो पृष्ठभूमि लिपि थी, ठीक है। और जो आपने जो लिखित वाली साक्ष्य मिली वो चित्रात्मक लिपि की थी, ठीक है। लिपि तो ये थी, लेकिन चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक भी हमको देखने को मिलती है। मतलब जो भी यहाँ वर्ड थे वो पिक्टोग्राफिक थे, पिक्टोग्राफ में चित्रात्मक। तो यहाँ लिख देते हैं आपको चित्रात्मक, चित्रात्मक लिपि ज्ञात थी गाइस, ठीक है। चित्रात्मक लिपि भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता एक दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित सभ्यता थी, ठीक है, जो आज एक खंडर के रूप में पड़ी हुई है, कोई इसकी देखभाल नहीं हो रही है। इससे बढ़िया तो म्यूजियम बना देते आपके। उधर देखिए पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इतने टॉप साइट है पूरी दुनिया की, जहाँ से हमने जीना सीखा, खाना पीना सीखा। हमारी दुनिया शुरुआत सिंधु घाटी से होती है गाइस। हम लोग भटकते हुए कारवां लेते हुए, कारवां जैसे कहते हैं बैलगाड़ियों को कारवां हुआ करता था, तो कारवां चलते हुए कहाँ तक पहुँचे हम लोग? सिंधु नदी के पास। सिंधु नदी से हमारी जीवन शैली शुरुआत होती है। हम सबकी जीवन शैली सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है। जहाँ नदियाँ हैं वहीं तो हम रहेंगे गाइस। हम सूखे की तरफ क्यों जाएंगे, रेगिस्तान की तरफ क्यों जाएंगे? जहाँ नदियाँ होंगी वहीं अपना जीवन यापन अपना गुजारेंगे वहाँ पर। तो हमने वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता में कैंप लगाया और वहीं पर हमने शुरुआत कर दी। जैसे बंजारे कबीले रहते हैं, खनाब जैसी दूसरी स्थिति होती है, माइग्रेंट टाइप की स्थिति थी हम लोगों की, तो हम लोग वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे फिर हम लोग वहाँ पर खेती बाड़ी और क्या क्या साक्ष्य हमको मिलते रहे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो ब्रिटिशर्स ने कर दी थी, लेकिन उनके अंदर जितने भी साइट्स हैं, जो भी स्थल आते हैं, तो वो उनकी खोज अलग अलग हमारे इंडियंस लोगों ने वहाँ पर कर डाली है। तो हम बताएंगे कौन कौन से इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने खोज यहाँ पर की साइट्स की, ठीक है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं। तो लिखना चाहते तो लिख सकते हैं और भी पॉइंट कि दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित सभ्यता थी, लिख सकते हैं। और वेल मेंटेन या वेल डेवलप ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। या लिख सकते हैं वेल डेवलप मतलब सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित सभ्यता थी। सुव्यवस्थित सभ्यता थी। जल निकासी अच्छी थी, जल निकासी भी अच्छी थी, मतलब वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था। वेल डेवलप ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता। देन वाटर सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था। जैसे आज हमारे यहाँ वाटर सिस्टम है, पानी निकालने का, मतलब पानी हमारा नालियों के माध्यम से आगे जाता है, फिर वो पहुँच जाता है और फाइनली वो कहीं ना कहीं तालाब में या नदी के माध्यम से आगे फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम कहाँ पे था? सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता है, ठीक है। वैसे देखा जाए सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिक सभ्यता है गाइस। दुनिया की सबसे वेल डेवलप तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ तक हमने ये बात करी। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 1784 में गाइस, 1784 में विलियम जोन्स ने एक किताब लिखी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। कई बार पूछा गया है ये भी, एशियाटिक, एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये है विलियम जोन्स की। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया विलियम जोन्स ने कुछ पुस्तक लिखी थी, ठीक है। वो 1784 है, मतलब किससे पहले की बात है? चार्ल्स मेल्सन 1826 से पहले की बात है। शुरुआत तो यहीं से हो गई थी, विलियम जोन्स से, क्योंकि विलियम जोन्स ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने इंडिया और साउथ मध्य एशिया को खोजा था इस पुस्तक में। किसको खोजा गाइस? याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड साउथ सेंट्रल एशिया की खोज की थी किसने? विलियम जोन्स ने। कई बार पूछा गया, फाइनल अकेला क्वेश्चन भी आ जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। क्या था उसमें? साउथ और इंडिया एंड साउथ सेंट्रल एशिया की खोज विलियम जोन्स ने की 1784 में। उसी से ही प्रेरणा लेकर अलग अलग ब्रिटिशर्स बंधु आते गए और धीरे धीरे 1826, 1853 और 1921 और धीरे धीरे सभ्यता की तरफ वो बढ़ते चले गए। और इतनी बड़ी सभ्यता निकली धरती के अंदर से, एक
तरह से इनक्रेडिबल न्यूज़ गाइस कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी सभ्यता भी हमें देखने को मिल सकती है पूरी दुनिया के अंदर, याद रखना। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये पॉइंट पढ़ लिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मैंने बता दी है, कैसा साइज था, क्या स्क्वायर था, किस प्रकार की लिपि थी, और जो रेलवे ट्रैक बिछाते हुए हमें अच्छी तरह से मतलब धीरे धीरे ब्रिक्स मिलती रही, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। फाइनली हमने ध्यान दिया कि हाँ एक सभ्यता दबी हुई है और उसको हमें निकाली हमने, और फाइनली हमने बटन बंधु के द्वारा इसको नहीं खोजा गया, और 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा इसको हमने खोज लिया फाइनली, और धीरे धीरे अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा इसको। अन्य नाम भी हम लोग देखेंगे, देखते हैं। एक तो हमने नाम लिखा रहा हड़प्पा सभ्यता, दूसरा क्या है सिंधु सरस्वती सभ्यता गाइस। ठीक है, क्या बोला गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अदर अदर नेम की बात करें तो अदर्स नेम सिंधु सरस्वती सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, याद रखना। एक तो हड़प्पा हो गया, दूसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सरस्वती इसलिए क्योंकि सरस्वती पर मैक्सिमम साइट अवेलेबल है, इसलिए सरस्वती रखा गया। और फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन, याद रखना, मतलब प्रथम नगरीय सभ्यता, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। अब प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि आज भी हमारे जो शहर हैं वो सेक्टर में मोहल्लों में बटे हुए हैं। गली नंबर 4, सेक्टर 2, सेक्टर 4, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4। इसी प्रकार ये सभ्यता भी इसी टाइप में ग्रिड पद्धति के आधार पर नगर बसे हुए थे, घर भी ग्रिड पद्धति पे बने हुए थे गाइस। ठीक है, इसलिए इसको हम प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, याद रखना इन पॉइंटों को। ठीक है और भी है, नेक्स्ट पॉइंट 1 2 3 और एक और कहाँ से, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन मतलब कहाँ से युगन सभ्यता भी कहते हैं इसको, कहाँ से युगन। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कहाँ से युगन सभ्यता भी हम इसको कहते हैं, कहाँ से युगन सभ्यता भी हम उसको कहते हैं। ठीक है ना, 4 सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। पहली मैंने बताया हड़प्पा, दूसरा मैंने आपको बताया सिंधु सरस्वती सभ्यता, तीसरा प्रथम नगरीय सभ्यता, एंड चौथा बताया ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन मतलब कांसा। सबसे पहले इस सभ्यता में कौन सी धातु पाई गई, कांसा पाया गया। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं काफ़ी बार कई सारे पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको कोई मुश्किल ना हो, पढ़ने में आसानी लगे। ठीक है गाइस, अगर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा फॉरवर्ड कीजिएगा। मैं कोई यहाँ पर मतलब ऐसे नहीं कि मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जिसको अच्छा लगता है वो अपना आगे के लिए नोट्स तैयार कर सकता है आगे कंपटीशन में। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ हर क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा आपका, बस आप जो है ध्यान से इसको करते रहिएगा, तरीके से करते रहिए, क्योंकि बर्डन मेरे पास बहुत सारा है, मुझे काम भी करना है, अपनी भी पढ़ाई करनी है, मेरा खुद का एग्ज़ाम है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है गाइस, कोशिश करना है। अगर मेरा कुछ मतलब सब्सक्राइबर आगे होंगे और शेयर भी करेंगे वीडियो को, तो फिर मुझे भी एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि मैंने कुछ ना कुछ आपके लिए और नई नई वीडियो और नई नई नॉलेज के साथ आगामी परीक्षाओं से उपयोगी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, उन सबको कलेक्ट करके और एक अच्छी सीरीज के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा डेफिनेटली गाइस। ठीक है, बस सपोर्ट करते रहिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है सभ्यता, और इनके टाइम का अलग अलग वर्णन कर रखा है। टाइम भी हमारे जॉन मार्शल साहब ने कुछ अलग अलग कहा है। इसमें जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग क्या समय था गाइस, 3250 से लेकर 2750, याद रखना ये जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग है। इसलिए मैं ब्लैक और ब्लू यूज कर रहा हूँ पेन, ताकि आपको अच्छा लगे देखने में भी ठीक है, और समझने में भी कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है ये जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग है। लेकिन गाइस C14 के अकॉर्डिंग इसका टाइम अलग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ C14 कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो है आपका 2350 से लेकर 1750। कई बार पूछा जाता है 2350 BC से लेकर बिफोर क्राइस्ट है, ईसा मसीह से पहले की बातों को हम एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग मानते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक डेट डेफिनेट नहीं है। ईसा मसीह को ही लेके मानते हैं, उनसे पहले और फिर बाद की बात को लेकर। तो 2350 BC टू 1750 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता का
समय माना गया रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग। जैसे कि C14 कहते हैं, मतलब कौन C14 एक पैमाना होता है कितने साल पुराना है, और वो सारी एज ज्ञात करने के लिए भारत सरकार इसका इस्तेमाल करती है गाइस। ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे फॉर इंडिया, ये दुकानों पर नहीं मिलता है। ठीक है, कि हम TDS नाप रहे हैं तो लिया है पानी का, ये एक स्पेशल पैमाना है जो भारत सरकार के पास एक सीक्रेट रहती है चीज़ों को। ठीक है, तो ये कॉमन टाइम, एक कॉमन टाइम भी है जो कॉमन एरा कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कॉमन एरा क्या है, तो गाइस वो 2500 से लेकर 1750 तक का है। तो मैं लिख देता हूँ कॉमन एरा के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, तो कॉमन एरा के अकॉर्डिंग है CE के अनुसार, मतलब कॉमन एरा, तो कॉमन एरा सामान्य काल गाइस, हिंदी में सामान्य काल के अनुसार ये समय रहेगा 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का। 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का समय रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का कॉमन एरा के अकॉर्डिंग है ये, कॉमन एरा के अकॉर्डिंग याद रहेंगे आपको, कॉमन एरा के अकॉर्डिंग है ये। रेडियो कार्बन अकॉर्डिंग 2350 से 1750, जॉन मार्शल अकॉर्डिंग 3250 से लेकर 2750। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर था ये आपका। अभी तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर से सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर बताया है कि कैसे इसका खोज हुई और कैसे कैसे बैकग्राउंड में लोगों ने इसको तैयार किया, मतलब यहाँ के हिस्टोरियंस ने खोज की थी। और आगे हम साइट्स के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, कल मैं साइट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इतना हमारा वीडियो सफिशिएंट है, लगभग आधा घंटे का वीडियो मैंने ये आपको बना दिया है। और फिर आगे हम लोग साइट्स के वीडियो पर डिस्कस करेंगे। कौन सी साइट हमने डिस्कस करी पहले, हड़प्पा साइट। तो हड़प्पा साइट पर हम लोग कल, अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर एक वीडियो डाल दूंगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। जो जो साइट्स हैं मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, और चानुदड़ो है, रंगपुर है, और धोलावीरा है, रोपर है, बनावली है। ये सारी साइट्स हैं जो यहाँ से क्वेश्चन जो निकलेंगे मैं वो आपको प्रोवाइड कराता चला जाऊँगा साथ साथ। ठीक है गाइस, तो तरीके से करना है रणनीति के साथ। सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है ना। सिलेबस आपको ध्यान रखना है, लेकिन मैं पढ़ा वही रहा हूँ, सब कुछ इसमें ही है। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए नॉलेज आगे के लिए काम भी आएगी। ठीक है, क्योंकि हर कोई बच्चा अगर सिलेक्शन पा लेता है SSC CGL CPO या अदर UPSI या कहीं टीचिंग में कोई एग्जाम्स क्लियर कर लेता है रेलवे वगैरह में, तो वो उसका जो ख्वाब होता है फिर वो UPSC की तरफ ज़्यादा क्रेज करता है, सिविल सर्विसेज UPSC। तो गाइस अगर ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका, आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, ये वीडियो लाभदायक रहेगा। मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी तरीके से, और टीम के अकॉर्डिंग वो लोग कोर्स परचेज कराते हैं और ये कोड इस्तेमाल करो, वो करो वो करो, तो वो सारी चीज़ चलती रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चैनल फ्री में रहेगा, हमेशा रहेगा। बस आप लोगों का साथ सपोर्ट, आप इसको आगे बढ़ाइएगा, कोई फ़ी नहीं, कोई चार्ज नहीं। ध्यान से अपना कर्तव्य निभाइए और पढ़ाई को अच्छी तरह से करते रहिएगा। मैं अब भी कह रहा हूँ सिलेबस को जरूर देखना है। सिलेबस जैसे आपने देखा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपकी होती चली जाएंगी। मैं करा सिलेबस के अकॉर्डिंग रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा हल्का सा रह जाएगा बस, ताकि आपको अच्छी तरह से नॉलेज बनती चली जाए आगे की लाइफ में। ठीक है, तो ये मेरा एक वीडियो है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया है। इम्पोर्टेंट मैंने फैक्ट या मेंशन करने को तो बहुत सारे हैं गाइस, एक ब्रीफ में मैंने यहाँ नोट कर दिया है। और आगे मैं बात करूँगा साइट्स के ऊपर, एक कल टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर एक वीडियो अपलोड करूँगा साइट्स। तो हम धीरे धीरे साइट्स करेंगे, फिर उसकी इकोनॉमिक कल्चर, इकोनॉमिक सांस्कृतिक जो है तो आर्थिक सांस्कृतिक, फिर सामाजिक, फिर आर्थिक जीवन, ठीक है, फिर धार्मिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका पतन किस प्रकार हुआ उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कई सारी सभ्यता आती हैं, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे हिस्ट्री का वीडियो अपलोड करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे गाइस। हिस्ट्री के साथ साथ मैं कभी कभी मोटिवेशनल वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, और साथ साथ स्टैटिक या कोई करंट या कोई बातें इधर उधर की, वो मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। बीच बीच में कोई भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा गाइस, ठीक है। आप इसको देखते रहिए, और कोई क्वेश्चन होता है, कोई कमेंट होता है, तो आप मुझे रिव्यू में या कमेंट में दीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। ओके, तो कल गाइस हम बात करते हैं साइट्स के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।